हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज सर्कुलर परम्यूटेशन। चलिए तो हेडिंग डालते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। चलिए बेटा, तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं कुछ। जैसे पॉइंट नंबर 1 दे दिया, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। साथ में बेटा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इफ clockwise arrangement and anti-clockwise arrangement are different, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला है इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पे राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, ये 4 पर्सन है। इनको मुझे राउंड टेबल पे बिठाना है। तो मैं देख रहा हूं कि राम के लेफ्ट में श्याम है, राम के राइट में मोहन है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं कुछ इस तरीके से राम, मोहन, घनश्याम और श्याम इसको देखता हूं, तो ये देख रहा हूं कि राम के लेफ्ट में अभी मोहन है और राम के राइट में अभी श्याम है। तो ये दोनों बेटा डिफरेंट है, डिफरेंट। ये दोनों केस डिफरेंट है, राइट। आरी बात समझ में। अब इसको देखते हैं कि n-1 फैक्टोरियल क्यों आया। बात को समझ रहे हो? ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, ये तो जो ब्रैकेट में लिखा है इसको लेकर एक्सप्लेनेशन थी कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर डिफरेंट अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने राम, श्याम, घनश्याम, मोहन को क्लॉकवाइज अरेंज किया है। यहाँ पे मैंने राम, श्याम, घनश्याम, मोहन को एंटी क्लॉकवाइज किया है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है। अब इसके प्रूफ पर आते हैं कि ये किस तरीके से आया। वैसे प्रूफ तो खैर क्या है, 2 लाइनों में इसको इसका प्रूफ समझ आ जाता है। फिर भी एक बार समझ लेते हैं ये n-1 फैक्टोरियल ही क्यों आया। बेटा मुझे ना कुछ ऑब्जेक्ट्स मार्क करने हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स मुझे लगाने हैं ऑन अ सर्कल। ठीक, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं सपोज करो इसको फिक्स कर देता हूं, इस प्लेस को फिक्स। एक्चुअली में प्लेस फिक्स नहीं हो रही है, ये यूं कह लो, अगर मुझे यहाँ पे कुछ पर्सन्स बिठाने हैं तो ये चेयर, इसको मैंने फिक्स, चेयर को मतलब प्लेस को फिक्स नहीं किया है। मतलब ये मत समझना कि उसको बंदे को यहीं पर बैठना है इसी जगह, नहीं नहीं, मतलब उसकी चेयर फिक्स हो गई। अब चेयर तुम कहीं भी मूव करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी चेयर फिक्स हो गई कि भाई वो तो जो है ना इसी चेयर पे बैठने वाला है। कोई मान लीजिए कंपनी का सीईओ है तो वो इस चेयर पे ही बैठेगा। बाकी के कितने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं तुमको, टोटल प्लेसेस कितनी दिख रही हैं? 6 प्लेसेस दिख रही हैं, सॉरी टोटल 7 प्लेसेस हैं, जिसमें से एक प्लेस जो है, या कह लो एक चेयर जो है वो उस कंपनी के सीईओ की है। अब उस चेयर को आप मूव तो जैसे मर्जी करा देंगे, ठीक है, कहीं पर भी कर ले जाइए, बट वो जो चेयर होगी वो थोड़ी स्पेशल होगी, तो वो उसको उस पर कोई अदर पर्सन नहीं बैठेगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगर कोई अदर पर्सन नहीं बैठेगा, तो अगर हमारे पास एन प्लेसेस थे तो एन में से एक तो चली गई,
तो टोटल कितनी प्लेसेस बची, n-1, और n-1 प्लेसेस बचे, और n-1 प्लेसेस पर हमको n-1 पर्सन ही बिठाने हैं, क्योंकि हमें उसकी चिंता नहीं करनी, जो सीईओ है वो तो बैठ जाएगा अपनी चेयर पे, ठीक है। तो यही एक्सप्लेनेशन है इसकी, n-1 प्लेसेस, n-1 ऑफ अपने पास बंदे, उनको अरेंज करना है, n-1 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे फिलहाल कि लेट देयर आर n places, one place is fixed, rest of the n-1 places can be filled by n-1 objects in n-1 factorial, okay, and that nth place is filled in one way only, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे n-1 का होल फैक्टर, राइट। अब पर्सन बैठेंगे तो उनका क्लॉकवाइज बैठना और उसमें उनका एंटी क्लॉकवाइज बैठना तो अलग अलग होगा, जैसा अभी अभी हम पहले देख चुके हैं 4 पर्सन को लेकर, है ना, इससे प्रूफ से पहले बात हो चुकी है। तो बेटा ये यहाँ पे देखिए, अब कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिनमें क्लॉकवाइज चीजों को रख दो या एंटी क्लॉकवाइज रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना ब्रैकेट में हम ये भी लिखेंगे कि रोटेशन इज नॉट कंसिडर्ड, है ना। मतलब हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि अगर कल को रोटेशन होने लगा, मान लो कोई मेरे पास ऐसी शक्ति आ गई कि मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। सपोज करो ये मैंने जस्ट इसको सीईओ को अब यहाँ बिठा दिया मैंने, ठीक है, मतलब कुछ करके ठीक है, सीईओ को यहाँ बिठा दिया, तो ये और ये सेम है बेटा, रोटेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब रोटेशन कंसिडर ना, रोटेशन इज नॉट कंसिडर्ड लिखने का मतलब है कि चाहे रोटेशन कराओ या मत कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट सेम ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ कुछ अरेंजमेंट ऐसे भी होंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर जिनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखेंगे तो वो अरेंजमेंट हमको सेम ही दिखेंगे, ठीक है। उस केस में जो नंबर ऑफ वेज निकल कर आएंगे वो कितने आएंगे उसको एक बार ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स in a circle is equal to n-1 factorial by 2, ब्रैकेट में लिखूंगा if clockwise and anti-clockwise arrangements are same, okay, if clockwise and anti-clockwise arrangement अगर सेम है देन ये n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। अच्छा सर बता दीजिए किसमें होगा, जैसे बेटा मान लो तुम्हारे पास एक फूलों का हार है ना, उसमें मैंने कुछ कलर के फूल लगाए, जैसे यहाँ पे रेड लगाया, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, ठीक है, और वो मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से है, राइट। अब अगर मैं उसको फ्लिप कर दूं, बात समझ रहे हो,
मैं फ्लिप करने का मतलब है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलाउंग अगर रिफ्लेक्शन देखूं तो रेड यहाँ दिखेगा, येलो अब इधर दिखेगा, व्हाइट इधर दिखेगा और ग्रीन इधर के इधर ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा बेटा। अगर फ्लिप करता हूं मैं तो जो लेफ्ट में था वो फ्लावर राइट में चला जाएगा, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा। बात को समझो। तो यहां पर देखा जाए तो अगर मैं व्हाइट और येलो की फ्लावर की जगह कोई पर्सन बैठे होते तो ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट डिफरेंट होता है ना। बट फ्लावर के केस में डिफरेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लिप हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाले जितने भी बेस थे वो अब रह नहीं जाएंगे, वो अब हाफ हो जाएंगे। इन चार फ्लावर्स को लेके जितने भी बनने वाले टोटल बेस थे n-1 फैक्टोरियल से, वो एक्चुअली में क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। क्योंकि अगर हम चाहें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से। तो ये काम हम कब करेंगे सर? ये काम भी बेटा हम तब करते हैं जब गार्लैंड का, है ना, नेकलेस का केस होता है। वाइज है बेटा ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रिफ्लेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड का मतलब ये है कि कल को मैं अगर मान लो रिफ्लेक्शन लेता हूँ गिवन अरेंजमेंट का, तो रिफ्लेक्शन में वो अरेंजमेंट डिफरेंट दिखेगा, बट मेरे को वहां पे वो अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कंसीडर नहीं करना है। ओके, इसीलिए यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल बाई 2 किया गया है। ठीक है, चले आगे। अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। जैसे बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 Indians and 7 Americans on a round table so that no two Americans are consecutive. ओके, वही मतलब देखो एक राउंड टेबल है, उस पे इंडियन बिठाने हैं, 7 इंडियन है बेसिकली। ठीक है, और अमेरिकन भी बिठाने हैं। अब अमेरिकन जो बिठाने हैं वो कुछ इस तरीके से बिठाने हैं कि कोई भी अमेरिकन साथ में नहीं आएगा। अब बेटा देखो जरा, अगर अमेरिकन बिठाने हैं इस तरीके से कि साथ में ना आए, तो तुम ये जो गैप देख रहे हो इंडियंस के बीच में, इस पे प्लेस कर दोगे तो कभी भी अमेरिकन साथ में नहीं आएंगे, कोई भी दो अमेरिकन साथ में नहीं आएंगे, राइट। तो यहां पर पहले मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 इंडियंस एक्चुअली में वो राउंड टेबल पे ही अरेंज हो रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख दूं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 इंडियंस ऑन अ राउंड टेबल इज 7-1 का फैक्टोरियल। ओके, अब उनके बीच में गैप जो बनी है, सर्कल है ना बेटा, तो सर्कल में अगर 7 इंडियन बिठाए हैं तो 7 ही गैप भी बनेंगे, काउंट कर लीजिए आप। अब उन 7 गैप्स में अगर अमेरिकन आ जाते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। सो नाउ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 Americans in 7 gaps is what? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 प्लेसेस हैं। अब तुम ये बोलोगे कि सर यहाँ पे 7-1 क्यों नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ 7 फैक्टोरियल क्यों आया? कि सर बैठे तो वो आज भी सर्कल पे ही है ना, कि ऑलरेडी जब हम n-1 फैक्टोरियल देखते हैं तो एक सीट को फिक्स करके ही देखते हैं ना n-1 फैक्टोरियल। मतलब सीट अगर फिक्स हो गई, कोई एक सीट अगर फिक्स हो गई तो बाकियों को एज अ लीनियर फैशन हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर तो इंडियन ऑलरेडी बैठ चुके हैं,
अब जितना भी अरेंजमेंट होगा सब लीनियर जैसे ही होगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस जो आएंगे वो निकल के कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ बेस इज 6 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, इसमें एक चीज और लिखते हैं, हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स out of an inner circle is, देखिए बेटा n ऑब्जेक्ट्स गिवन है मेरे को, बट उनमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स को इस इनर सर्कल अरेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले n में से r को चूज करूंगा और फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल में अरेंज कर दूंगा। देखो यहाँ पर मैंने अपॉन 2 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट is different from clockwise arrangement. Okay, and second भी लिख लेते हैं, number of ways to arrange R objects out of an inner circle is NCR R minus 1 factorial by 2। ये by 2 किसके लिए है बेटा? जब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं कि इन केस ऑफ नेकलेस एंड गार्लैंड we consider anti-clockwise arrangement and clockwise arrangement same. Okay, we take clockwise arrangement and anti-clockwise arrangement same, और वो लेने भी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे कुछ और क्वेश्चंस पर बात करते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, out of 10 flowers of different colors how many different garlands can be made if each garland consists 6 flowers of different colors। ठीक है बेटा, हमें गार्लैंड तो 6 फ्लावर से बनाना है, बट हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं? 10 फ्लावर्स हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, आउट ऑफ n वी हैव टू सेलेक्ट r फर्स्ट एंड देन फ्रॉम r वी हैव टू मेक गार्लैंड। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि NCR इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल बाई टू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गार्लैंड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होगा वो सेम होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखूं क्या? देखिए बेटा, तो जो हम बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट 6 फ्लावर्स आउट ऑफ 10। तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे इस काम को करने के? होंगे 10C6। ओके, एंड फ्रॉम 6 flowers we can make garland in number of ways is equal to 6 minus 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, बाय 2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आगे निकल, दैट इज 10C6 फिर 5 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है बेटा, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया बस, और कुछ नहीं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, number of ways 5 boys and 5 girls can be seated on a circle alternately if a particular boy or girl are never adjacent।
बेटा है क्या सिचुएशन कि मान लीजिए यहाँ पे पहले हमने बॉय को एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज कर दिया, ठीक है। मतलब पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये जो बॉय गर्ल है ये सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे और ऑल्टरनेटली बैठेंगे, मतलब बॉय गर्ल इस तरीके से होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये तो समझ आ रहा है कि ये बॉय का अरेंजमेंट हो गया तो गर्ल का अरेंजमेंट जो होगा वो इनके बीच में ही कहीं होगा, है ना, तभी ऑल्टरनेटली वो बैठ पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि कोई दो पर्सन, मतलब एक बॉय एक गर्ल ऐसे हैं, कुछ पर्टिकुलर बॉय गर्ल ऐसे हैं जो साथ में कभी नहीं बैठेंगे। मतलब अगर मान लो B1 और G1 को प्रॉब्लम है, अगर B1 और G1 को प्रॉब्लम है तो B1 के ना तो वो लेफ्ट में आएगी G1, ना वो राइट में आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये दो प्लेसेस तो G1 के लिए है नहीं, राइट। तो फिर G1 कहाँ कहाँ बैठ सकती है, इधर इधर या फिर इधर। तो उसके लिए जो प्लेसेस खुली हुई हैं वो टोटल 3 प्लेसेस खुली हुई हैं, राइट। ओके, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 4 गर्ल 4 प्लेसेस पे जाके बैठ जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ वेज हैं, बेटा देखना नंबर ऑफ वेज कैसे लिख रहा हूं मैं। बॉयज को पहले बिठाया तुमने, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो बॉयज को बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, मीन्स 5 - 1 फैक्टोरियल वेज में बॉयज को बिठा दिया, ठीक है। बाकी अब G1 के लिए या तो इधर आएगी या फिर इधर आएगी या फिर इधर आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, G1 के लिए 3 में से कोई एक प्लेस सेलेक्ट की और इसे फिर 1 फैक्टोरियल वे में बिठा दिया। फिर बाकी के बचे 4 प्लेसेस और 4 ही गर्ल है और फैक्टोरियल बेस में वो बैठे, ठीक है। ये क्या है, बॉयज अरेंजमेंट, और ये क्या है, पर्टिकुलर गर्ल अरेंजमेंट, जो वो पर्टिकुलर गर्ल है। रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स अरेंजमेंट, क्लियर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।